Hello everyone. Welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I'm Neeraj Kumar Kathal. Today is 2nd of September 2023. Let's begin today's MCQ session for upcoming AIMS NORCET Nursing Officer Recruitment Exam. Our first question is, for the client who is experiencing expressive aphasia, which nursing intervention is most helpful in promoting communication? अगर कोई पेशेंट एक्सप्रेसिव अफेसिया कंडीशन फेस कर रहा है तो इस सिचुएशन में इस पेशेंट से कम्युनिकेट करने के लिए सबसे सही नर्सिंग इंटरवेंशन कौन सा होगा, ये आपको बताना है। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए स्पीक लाउडली, ऑप्शन बी यूजिंग अ पिक्चर बोर्ड, ऑप्शन सी writing directions so client can read them, option D speaking in short sentences. You can write down the answers into the comment section. Yes, exactly, the correct answer is option B. अगर कोई पर्सन एक्सप्रेसिव अफेजिया कंडीशन फेस कर रहा है तो हम इस पेशेंट के कम्युनिकेशन को प्रमोट करने के लिए पिक्चर बोर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब कोई पेशेंट बोल नहीं सकता, वर्बल कम्युनिकेशन नहीं कर सकता, तो हम वहाँ पर पिक्चर बोर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी मदद से हम पेशेंट्स को विजुअल दिखाकर उससे बातचीत करने की कोशिश करते हैं और वो भी हमें इशारों से समझाता है कि उसे क्या आवश्यकता है, उसे क्या प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर कम्युनिकेशन का ये टेक्निक सबसे ज़्यादा सही माना जाएगा। एक्सप्रेसिव अफेजिया कंडीशन के अंदर पेशेंट अपनी जो इच्छाएं होती हैं, अपनी जो आवश्यकता होती हैं, उसे एक्सप्रेस करके बता नहीं पाता, बोल नहीं पाता। इसमें बेसिकली वर्बल कम्युनिकेशन इम्पेयर्ड रहता है। तो आप यहाँ पर अगर पेशेंट से बहुत तेज़ी से बात करेंगे, स्पीकिंग लाउडली करेंगे, तो ये यहाँ पर बेनिफिट नहीं पहुँचा सकता, क्योंकि आप चाहे तेज बोलें चाहे धीरे बोलें, वो आपकी बात को तो समझ रहा है लेकिन अपनी बात नहीं कह पा रहा है। यहाँ पर ये प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन ज़रूरी है। इसके अलावा क्लाइंट को राइटिंग में कोई डायरेक्शंस देने या राइटिंग में डायरेक्शंस लेने, ये चीज़ें थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि आप अपनी बात को लिखकर तो दे सकते हैं, वो पढ़कर समझ सकता है, लेकिन क्लाइंट वहाँ पर अपनी बात को लिख नहीं पाएगा, समझा नहीं पाएगा, इसलिए राइटिंग वाला ऑप्शन भी गलत रहेगा। और शॉर्ट सेंटेंसेस की मदद से कुछ हद तक हेल्प होगी, लेकिन सबसे बेहतर रहेगा कि हम पेशेंट को पिक्चर बोर्ड्स की मदद से कम्युनिकेट करें। नेक्स्ट, द नर्स इज प्रिपेयरिंग अ क्लाइंट with a new diagnosis of hypothyroidism for discharge. The nurse determines that the client understands discharge instructions if the client states that which symptoms are associated with this diagnosis. आप किसी हाइपोथायरॉयडिज्म कंडीशन से सफरिंग पेशेंट को हॉस्पिटल से ट्रीटमेंट के बाद डिस्चार्ज कर रहे हैं। अब इस पेशेंट के द्वारा इस डिजीज़ से रिलेटेड कौन सा सिम्टम बताया जाए जिसके बिहाफ पर हम इस डिजीज़ को डायग्नोज कर सकते हो, तो आप ये मानेंगे कि आपने इस डिजीज़ के बारे में क्लाइंट को जो इंस्ट्रक्शंस दिए थे वो इंस्ट्रक्शंस क्लाइंट सही से समझ चुका है। ऑप्शंस आर ट्रिमर, वेट लॉस, फीलिंग कोल्ड। ऑप्शन बी वेट लॉस, फीलिंग कोल्ड, persistent lethargy. Option C, feeling cold, persistent lethargy, loss of body hairs. Option D, persistent lethargy, tremors, weight loss. इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी,
जब हमारे शरीर में थायराइड ग्लैंड के द्वारा थायराइड हार्मोन्स का प्रोडक्शन कम मात्रा में किया जाता है तो ये कंडीशन हाइपोथायरॉयडिज्म के नाम से जानी जाती है। थायराइड हार्मोन हमारे शरीर में बॉडी की मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने का काम करता है। अगर थायराइड हार्मोन कम होगा तो बॉडी का मेटाबॉलिज्म भी कम हो जाएगा, जिसकी वजह से पर्सन की बॉडी में हीट प्रोडक्शन स्लो होगा या कम होगा, जिससे पर्सन को बहुत ज़्यादा ठंड लगेगी। इसके अलावा पेशेंट को लगातार लेथार्जी फील होगा, उसे आलस आएगा और इस कंडीशन के अंदर उसके बॉडी से हेयर लॉस भी देखने को मिल सकता है। तो ये सभी सिचुएशंस यहाँ पर इस डिजीज से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द टोटल स्कोर इन मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। अगर किसी क्लाइंट के अंदर आप कॉग्निटिव असेसमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन टूल का आप इस्तेमाल करते हैं। इस असेसमेंट टूल के अंदर मैक्सिमम कितना स्कोर होता है ये आपको बताना है, टोटल स्कोर कितना होता है ये आपको बताना है, 25, 30, 32 या फिर 35। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। किसी भी पर्सन के अंदर कॉग्निटिव असेसमेंट के लिए यानी कि ओरिएंटेशन, मेमोरी, अटेंशन, लैंग्वेज, इन सभी के असेसमेंट के लिए मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन टूल का इस्तेमाल किया जाता है और इसके अंदर जो मैक्सिमम या टोटल स्कोर है वो 30 होता है। मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन से प्रीवियस एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आप चाहें तो इसके बारे में नोट कर सकते हैं। अगर किसी भी पर्सन को MMSE एग्जामिनेशन के बाद 9 या फिर इससे कम स्कोर मिलता है तो इसका मतलब है कि पेशेंट को सीवियर डिमेंशिया जैसी कंडीशन है। क्या है इसे? सीवियर डिमेंशिया जैसी कंडीशन है, पेशेंट बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है। अगर पेशेंट को 10 से लेकर 18 का स्कोर मिलता है तो इसे हम मॉडरेट डिमेंशिया के द्वारा सफरिंग पेशेंट के रूप में देखते हैं। अब तीसरी कैटेगरी आती है, अगर पेशेंट को 19 से लेकर 23 का स्कोर मिलता है तो इसका मतलब है पेशेंट को माइल्ड डिमेंशिया कंडीशन है। और अगर स्कोर 24 या इससे ज़्यादा है, 24 या इससे ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि उसमें किसी भी प्रकार का डिमेंशिया जैसी कंडीशन नहीं है, उसका जो नॉर्मल कॉग्निशन माना जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से समझ लीजिएगा। मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन के द्वारा हम किसी भी पर्सन के कॉग्निटिव लेवल का असेसमेंट करते हैं और इसमें जो मैक्सिमम स्कोर आता है वो आता है 30। अब 0 से लेकर 30 स्कोर के बीच में हम 4 कैटेगरीज के अंदर पेशेंट को क्लासीफाई करते हैं। अगर पेशेंट में इस MMSE के बाद स्कोर 9 या इससे कम आता है तो इसका मतलब है पेशेंट में बहुत ज़्यादा कॉग्निटिव फंक्शंस इम्पेयर्ड हैं, यानी उसे सीवियरली डिमेंशिया जैसी कंडीशन है। अब अगर उसको मेंटल असेसमेंट पर स्कोर 10 से 18 के बीच में मिलता है तो इसका मतलब है कि मॉडरेट डिमेंशिया है, और 19 से 23 के बीच में मिलता है तो माइल्ड डिमेंशिया है, और 24 या इससे ज़्यादा स्कोर आता है तो इसका मतलब है कि पेशेंट बिल्कुल ठीक है, उसमें किसी भी प्रकार की डिमेंशिया रिलेटेड कंडीशन नहीं है, उसका कॉग्निशन लेवल बिल्कुल नॉर्मल है। कॉग्निशन लेवल के बारे में हमने आपको अभी बताया ही था कि अगर पेशेंट अपने पर टाइम, प्लेस, पर्सन आदि के लिए ओरिएंटेड है, उसकी लैंग्वेज सही है, उसकी मेमोरी, अटेंशन सही है, तो ये सब नॉर्मल कॉग्निशन लेवल के बारे में बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following is a congenital infection that can cause hearing loss and intellectual disabilities in the newborn। किसी न्यूबॉर्न बेबी में कौन से कंजेनाइटल इन्फेक्शन की वजह से हियरिंग लॉस और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज हो सकती हैं? ऑप्शन ए रूबेला वायरस, ऑप्शन बी साइटोमेगालो वायरस,
ऑप्शन सी वेरिसेला जोस्टर वायरस, ऑप्शन डी हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस। कंजेनाइटल इन्फेक्शन का मतलब है ऐसा कोई इन्फेक्शन जो कि बच्चे को जन्मजात मिला हो, यानी बाय बर्थ ही उसके अंदर मौजूद रहा हो। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी साइटोमेगैलो वायरस। अगर किसी बच्चे में साइटोमेगैलो वायरस का इन्फेक्शन हो जाए तो उसकी वजह से उसमें सुनने की क्षमता खत्म हो सकती है, साथ ही साथ वो लोगों से अच्छी तरह से कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा, यानी उसमें इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज देखने को मिल सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज what is the neural tube defect that result in the absence of major portion of brain, skull and skull? आपको उस न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट का नाम बताना है जिसमें ब्रेन, स्कल और स्कैल्प का मेजर पोर्शन डेवलप ही नहीं होता, एब्सेंट होता है। यानी अगर किसी बच्चे में जन्म के समय ब्रेन का काफ़ी हिस्सा नहीं बना हो, स्कल्प का काफ़ी हिस्सा नहीं बना हो, स्कैल्प का काफ़ी हिस्सा नहीं बना हो, तो ये कंडीशन क्या कहलाएगी? क्या ये स्पाइना बाइफिडा है, एनेंसिफेली है, एंसिफेलोसील है या फिर मेनिंगोसील है? देखिए इस क्वेश्चन को सिंपली आप समझें तो जैसे कि ये कोई बेबी है, इस बच्चे का इस प्रकार से सर बना है, यानी कि ब्रेन का ये वाला हिस्सा जो कि ऐसे होना चाहिए, इसे दूसरे कलर से ड्रॉ करते हैं। बच्चे का सर का साइज नॉर्मली यहाँ तक इस प्रकार से होना चाहिए था, लेकिन ब्रेन का ये हिस्सा बन ही नहीं पाया, ये एब्सेंट है ये हिस्सा। तो ये कंडीशन जो है एनेंसिफेली टर्म के द्वारा डिनोट की जाएगी। अगर किसी बच्चे में ब्रेन का मेजर पोर्शन जैसे कि स्कल, स्कैल्प और ब्रेन का डेवलपमेंट ना हो पाए तो ये कंडीशन एनेंसिफेली के नाम से जानी जाती है। और इस तरह के बच्चे जन्म लेने के कुछ समय बाद या कुछ महीनों बाद ही इनकी डेथ हो जाती है, कुछ दिनों बाद ही इनकी डेथ हो जाती है। तो याद रखिएगा, anencephaly is a neural tube defect and it is a fatal condition. In this condition, brain, scalp and skull area major portion is not developed properly, and due to the improper development of brain, the child is not able to survive after the birth. Next question is, following an industrial accident in which a client develops complication of diabetes insipidus after sustaining severe craniocerebral trauma, the nurse suspects this complication is occurring when observing which symptom? किसी फैक्ट्री या किसी इंडस्ट्री के अंदर काम करते समय अचानक से पेशेंट के सर पर चोट लग जाती है, यानी क्रेनियो सेरिब्रल ट्रॉमा हो जाता है। अब इस वर्कर के अंदर किस सिम्टम के आने पर आप ये मानेंगे कि उससे डायबिटीज इंसिपिडस कंडीशन आफ्टर द ट्रॉमा डेवलप हो चुकी है? ऑप्शंस आर हाइपरग्लाइसीमिया, ऑप्शन बी लार्ज अमाउंट ऑफ यूरिनरी आउटपुट, ऑप्शन सी एलिवेटेड यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी, ऑप्शन डी डिक्रीज इन लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। Easy but important. The correct answer is option B. अगर आपके कॉन्सेप्ट्स स्ट्रॉन्ग हैं तो आपको किसी भी लैंग्वेज से कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली याद रखें, हमारी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसके द्वारा एंटी डायूरेटिक हार्मोन प्रोड्यूस किया जाता है जिसे आप वैसोप्रेसिन के नाम से भी जानते हैं। ये हार्मोन हमारे जो यूरिन की मात्रा है बॉडी में, यूरिन आउटपुट है, उसे रेगुलेट करता है। अगर किसी क्लाइंट में सर पर चोट लग जाए और पिट्यूटरी ग्लैंड का ये हिस्सा प्रभावित हो जाए जो कि एडीएच का फॉर्मेशन करता है, तो पेशेंट की बॉडी में एडीएच के ना होने पर उसकी बॉडी में एक्सेसिव अमाउंट में यूरिन आउटपुट देखने को मिलेगा। नॉर्मली हमारे शरीर में हर दिन 1 से 1.5 लीटर तक यूरिन आउटपुट होता है, यानी हम हर दिन
1 से लेकर 1.5 लीटर तक 1 to 1.5 लीटर्स तक यूरिन आउट करते हैं, वॉइड करते हैं। लेकिन अगर एंटी डायूरेटिक हार्मोन ना हो बॉडी के अंदर तो हमारा ये यूरिन आउटपुट 1.5 लीटर से बढ़कर 20 लीटर्स पर डे तक बढ़ सकता है। और इस सिचुएशन के अंदर हम सीवियरली डिहाइड्रेटेड कंडीशन को फेस करेंगे और अगर तुरंत मैनेजमेंट नहीं किया गया तो इवन डेथ तक हो सकती है। तो याद रखिएगा, जब भी किसी पेशेंट के सर पर चोट लगे और उसका यूरिन आउटपुट बढ़ने लगे तो समझ लीजिएगा कि उसके अंदर एडीएच हार्मोन का प्रोडक्शन कम हो गया है, उसके पिट्यूटरी ग्लैंड का पोस्टीरियर लोब प्रभावित हो चुका है और तुरंत आपको उसे मैनेज करने के लिए काम करना होगा। नेक्स्ट, the nurse is performing an assessment on a post-term infant. Which physical characteristic should the nurse expect to observe in this infant? किसी बच्चे का जन्म 42 सप्ताह की प्रेगनेंसी के बाद हुआ है, यानी बच्चा पोस्ट टर्म में डिलीवर हुआ है। अब इस बच्चे में फिजिकल एग्जामिनेशन के दौरान आपको कौन सी फाइंडिंग देखने को मिल सकती है, ये आपको बताना है। ऑप्शन 1, पीलिंग ऑफ स्किन। ऑप्शन 2, स्मूथ सोल्स विदाउट क्रीजेस। ऑप्शन 3, lanugo covering the entire body. Option 4, vernix that covers the body is in thick layer. The correct answer is option 1, peeling of the skin. पीलिंग ऑफ द स्किन का मतलब है बच्चे की जो स्किन है वो हल्की सी हमें रफ महसूस होगी, खुरदुरी महसूस होगी, उसमें क्रैक्स हो सकते हैं। जब बच्चा 37 सप्ताह से लेकर 42 सप्ताह के बीच में यूट्रस में रहकर डिलीवरी ले लेता है, यानी टर्म प्रेगनेंसी पर डिलीवर हो जाता है, तब पीलिंग ऑफ द स्किन कंडीशन देखने को नहीं मिलती। लेकिन जैसे जैसे बच्चा 42 सप्ताह के बाद भी यूट्रस के अंदर रहता है, लगातार एमनियोटिक फ्लूइड के कांटेक्ट में आता है, तो लंबे समय तक एमनियोटिक फ्लूइड के कांटेक्ट में रहने से जो बच्चों की स्किन है वो ड्राई होने लगती है, फ्लैकी होने लगती है, जिसकी वजह से डिलीवरी पर पीलिंग ऑफ द स्किन जैसी फाइंडिंग देखने को मिलती है। खुरदरी और उखड़ी हुई सी त्वचा बच्चे की यहाँ पर देखने को मिलती है। रिमेनिंग ऑप्शंस की बात की जाए तो अगर बच्चे का जन्म 37 सप्ताह से पहले हो जाता है तो उसके पाँव के जो सोल हैं, फीट का जो सोल वाला एरिया है, उस पर लाइनें नहीं होती, क्रीजेज नहीं होती और वो स्मूथ होते हैं, चिकने होते हैं। लेकिन पोस्टर्म बच्चों में ये चीज़ नहीं देखने को मिलती, वहाँ पर आपको क्रीजेस देखने को मिलती हैं। ऑप्शन 3 के अंदर जो लेन्यूगो बताए गए हैं सारी बॉडी को कवर करते हैं, उनकी संख्या पोस्टर्म प्रेगनेंसी के दौरान कम होने लगती है। वर्निक्स कैसियोसा भी पोस्टर्म प्रेगनेंसी के दौरान धीरे धीरे पतला होने लगता है, उसकी जो मात्रा है कम होने लगती है। वर्निक्स कैसियोसा एक वाइट चीज़ी सब्सटेंस होता है जो बच्चे की पूरी शरीर पर एक कवरिंग के रूप में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू कॉल 5 ट्विन बेबीज? अगर किसी मदर के वुम्ब में 5 बेबीज एक साथ हों तो आप इसे किस टर्म द्वारा डिनोट करेंगे? ऑप्शन ए, क्वाड्रुप्लेट्स। ऑप्शन बी, सेप्चुप्लेट्स। ऑप्शन सी, सेक्सुप्लेट्स। ऑप्शन डी, क्विंटुप्लेट्स। अगर किसी भी वुमेन के यूट्रस में एक ही समय पर 5 बच्चे मौजूद हों, 5 बेबीज मौजूद हों, तो ये कंडीशन क्विंटुप्लेट्स के नाम से जानी जाती है। ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। हेक्सट्यूप्लेट्स की बात की जाए तो इसका मतलब होता है टोटल 6 बेबीज, और क्वाड्रुप्लेट्स की बात की जाए तो इसका मतलब होता है 4 बेबीज।
और सेप्ट्यूप्लेट्स की बात की जाए तो इसका मतलब होता है 7 बेबीज। तो क्वाड्रुप्लेट्स 4 बेबीज, सेप्ट्यूप्लेट्स 7 बेबीज, सेक्ट्यूप्लेट्स 6 बेबीज और क्विंट्यूप्लेट्स का मतलब हो गया 5 बेबीज। इस तरह से ये पूरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आपके रिवीजन के लिए। प्रीवियस नर्सिंग रिक्रूटमेंट एग्जाम के अंदर इन टर्म्स को पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज schizophrenia is characterized by all the following symptoms except। सिजोफ्रेनिया वाले पेशेंट में इनमें से कौन सा सिम्टम नहीं देखने को मिलेगा, ये आपको बताना है। क्वेश्चन को पूरा ध्यान से पढ़ें। अगर आपने जल्दबाजी में इस क्वेश्चन के आखिरी वर्ड एक्सेप्ट को इग्नोर कर दिया, नहीं समझ पाए, नहीं रीड कर पाए, तो आप डेफिनेटली इस क्वेश्चन का आंसर गलत करने वाले हैं। तो पूरे मन से, शांति से आप क्वेश्चन को रीड करें, एक बार नहीं 2 बार पढ़ें, उसके बाद आगे बढ़कर चारों ऑप्शंस को रीड करके फाइनल अपना ऑप्शन सेलेक्ट करें, जिससे मिस्टेक्स होने की संभावना कम रहेंगी। आपके ऑप्शंस हैं डेल्यूशन ऑफ रेफरेंस, ऑप्शन बी डेल्यूशन ऑफ कंट्रोल, ऑप्शन सी वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी, ऑप्शन डी अल्टर्ड सेंसोरियम। इन चारों में से कौन सी फाइंडिंग सिजोफ्रेनिया के पेशेंट में आपको नहीं देखने को मिलेगी? इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी अल्टर्ड सेंसोरियम। सिजोफ्रेनिया वाले पेशेंट में अल्टर्ड सेंसोरियम जैसी फाइंडिंग नहीं देखने को मिलती है। ये क्वेश्चन अपकमिंग एम्स नॉर्सेट एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहेगा। आइए इससे जुड़े कुछ और पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। सिजोफ्रेनिया एक कॉम्प्लेक्स मेंटल डिसऑर्डर है जिसमें पेशेंट को कई प्रकार के डेल्यूशंस होते हैं, जिसमें से डेल्यूशन ऑफ रेफरेंस, डेल्यूशन ऑफ कंट्रोल, ये दोनों इंक्लूडेड हैं। इसके अलावा पेशेंट अपने बॉडी को एक विशेष पोजीशन के अंदर लगातार मेंटेन करके रखता है। जिस पोजीशन में आपने पेशेंट को छोड़ा था, आपको कई घंटों बाद भी जब आप उसे आकर देखेंगे तो वो बिना हिले डुले उसी पोजीशन में खुद को बनाए रखता है। ये चीज़ वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी के नाम से जानी जाती है। तो यहाँ पर ये तीनों ही फाइंडिंग्स जो हैं सिजोफ्रेनिया के पेशेंट्स के अंदर आपको देखने को मिलेंगी। अल्टर्ड सेंसोरियम का मतलब होता है कि पेशेंट अपने पूरे होश में नहीं है, यानी वो फुली कॉन्शियस नहीं है, वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट से अवेयर नहीं है। ये चीज़ अल्टर्ड सेंसोरियम कंडीशन में देखने को मिलती है। मोस्टली सिजोफ्रेनिया के पेशेंट्स में अल्टर्ड सेंसोरियम जैसी कंडीशन नहीं देखने को मिलती। बेसिकली अल्टर्ड सेंसोरियम जो कंडीशन है वो बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होने के बाद या दूसरी मेडिकल कंडीशंस की वजह से मोस्टली डेवलप होती है। अगर इन चार में से आप करेंगे तो बेस्ट आंसर यहाँ पर आपको ऑप्शन डी में बताया गया अल्टर्ड सेंसोरियम ही सेलेक्ट करना है, जो कि सिजोफ्रेनिया के पेशेंट्स में मोस्ट कॉमनली नहीं देखने को मिलता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब हाइड्रोसिफेलस। इनमें से हाइड्रोसिफेलस के लिए कौन सा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है? ऑप्शन ए, a condition characterized by abnormal accumulation of cerebrospinal fluid in the brain। ब्रेन के अंदर एबनॉर्मल अमाउंट में सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का इकट्ठा हो जाना। ऑप्शन बी, अ कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय लैक ऑफ सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड इन द ब्रेन। ब्रेन के अंदर सीएसएफ की मात्रा का नॉर्मल से कम हो जाना। ऑप्शन सी, अ कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय अंडर डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन। ब्रेन का नॉर्मल से कम डेवलप होना। ऑप्शन डी, अ कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय एनलार्जमेंट ऑफ ब्रेन। ब्रेन के साइज का नॉर्मल से ज़्यादा बढ़ जाना। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। अगर हमारे ब्रेन में
CSF की मात्रा सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड की मात्रा नॉर्मल से ज़्यादा हो जाए जिसकी वजह से ब्रेन टिश्यूज़ पर दबाव पड़ने लगे तो ये कंडीशन हाइड्रोसिफेलस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a client is admitted to intensive care unit because of leaking cerebral aneurysm. A family member asks a nurse why the client is awakened and questioned about his orientation so frequently when he needs to rest. The nurse answers the family member based on the knowledge that the earliest sign of increased intracranial pressure is. अगर किसी क्लाइंट के ब्रेन में सेरिब्रल आर्टरी फूल गई है यानी आर्टरी की बैलूनिंग हो गई है और वहाँ से ब्लड लीक हो रहा है तो इस सिचुएशन में पेशेंट के अंदर इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ सकता है। अब आपको यहाँ पर बताना है कि अगर क्लाइंट के अंदर इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ता है इस कंडीशन में तो सबसे पहले आपको कौन सी फाइंडिंग देखने को मिलेगी। यहाँ पर सिंपल से इतने बड़े क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा रहा है कि अगर आईसीपी बढ़ता है, इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज होता है तो आपको सबसे पहले कौन सी फाइंडिंग देखने को मिलेगी। ऑप्शंस आर प्यूपिलरी चेंजेस, ऑप्शन बी ड्रॉप इन ब्लड प्रेशर, ऑप्शन सी अल्टर्ड सेंसेशन, ऑप्शन डी अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी। अगर किसी क्लाइंट के अंदर इंट्राक्रेनियल प्रेशर यानी उसका ब्रेन स्कल के अंदर ब्रेन का जो प्रेशर है वो 5 से 15 mm ऑफ Hg के बीच में है तब तो नॉर्मल है। अगर इससे ज़्यादा प्रेशर बढ़ता है तो हम कहेंगे कि क्लाइंट का आईसीपी बढ़ रहा है, इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ रहा है। और जैसे ही क्लाइंट का प्रेशर बढ़ेगा ब्रेन के अंदर तो सबसे पहले उसकी जो कॉन्शियसनेस है वो अल्टर्ड होने लगेगी यानी उसका जो कॉन्शियसनेस है वो कम होने लगेगा। और इसके सिम्टम्स क्या क्या आएंगे तो पेशेंट को कन्फ्यूजन हो सकता है, डिसओरिएंटेशन हो सकता है, ड्राउजीनेस हो सकता है यानी उसे नींद आने थकान आने जैसी स्थिति हो सकती है और लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस भी हो सकता है यानी वो पूरी तरह से बेहोश भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि पेशेंट के अंदर किस लेवल का प्रेशर मौजूद है। Next question is, a patient is taking disulfiram therapy and ingested alcohol. Which of the following signs are visible with the reaction that will happen? अगर किसी पेशेंट ने डाइसल्फिराम ड्रग ले रखी है और उसके बाद वो अचानक अल्कोहल ले लेता है तो उसके अंदर कौन सी फाइंडिंग देखने को मिलेगी ड्यू टू द रिएक्शन ऑफ दीज थिंग्स। ऑप्शन ए डायरिया, वॉमिटिंग एंड वेट लॉस, ऑप्शन बी नोजिया, फेस एंड नेक फ्लशिंग, टैकिकार्डिया, लो बीपी, ऑप्शन सी हेडेक, डिप्लोपिया, ऑप्शन डी नन ऑफ देम। देखिए हम डाइसल्फिराम जो मेडिसिन है वो पेशेंट में अल्कोहल डी एडिक्शन के लिए देते हैं यानी अल्कोहल की आदत को छुड़ाने के लिए डाइसल्फिराम थेरेपी इस्तेमाल की जाती है। और अगर इस डाइसल्फिराम ड्रग को लेने के बाद पेशेंट अल्कोहल लेता है, शराब पीता है तो उसके अंदर नोजिया, फेस एंड नेक फ्लशिंग यानी उसका चेहरा और गर्दन बिल्कुल लाल हो जाएगी, टैकिकार्डिया, हाई पल्स रेट और ब्लड प्रेशर का कम होना, ये फाइंडिंग्स देखने को मिलती है। अगर कोई पर्सन डाइसल्फिराम थेरेपी पर है और उसके बाद वो अल्कोहल लेता है तो उसके अंदर डाइसल्फिराम इथेनॉल रिएक्शन डेवलप होगी और इस रिएक्शन के अंदर नोजिया, फेशियल नेक फ्लशिंग, टैकिकार्डिया, लो ब्लड प्रेशर, ये सभी फाइंडिंग्स देखने को मिल सकती हैं। Next, the nurse is caring for a patient admitted to the emergency department after motor vehicle accident. Under the law, the nurse must obtain informed consent before treatment unless the patient एक मोटर व्हीकल एक्सीडेंट का पेशेंट हॉस्पिटल पहुंचता है,
एक्सीडेंट के इस पेशेंट में किसी भी ट्रीटमेंट को करने से पहले हम इन्फॉर्म्ड कंसेंट साइन करवाते हैं। आप इन चारों में से उस सिचुएशन को सेलेक्ट करें जिसके होने पर हमें इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेने की आवश्यकता नहीं होगी। ऑप्शन 1, अगर पर्सन मेंटली इल है। ऑप्शन बी, अगर पेशेंट इन्फॉर्म्ड कंसेंट देने से मना कर दे। ऑप्शन 3, इज इन एन एमरजेंसी सिचुएशन, वो एक एमरजेंसी सिचुएशन में हो। ऑप्शन डी, आस्क द नर्स टू गिव सब्स्टिट्यूट कंसेंट, पेशेंट नर्स से कोई सब्स्टिट्यूट कंसेंट देने को मांगे। देखिएगा, आपके पास कोई एक्सीडेंट के बाद पेशेंट पहुंचा है तो हो सकता है कि वो इस स्थिति में ना हो कि वो इन्फॉर्म कंसेंट साइन कर सके। वो अनकॉन्शियस हो सकता है या उसकी सिचुएशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो सकती है। तो इस एमरजेंसी सिचुएशन के अंदर आप बिना पेशेंट से कंसेंट लिए उसकी लाइफ को बचाने के लिए, लाइफ को सेव करने के लिए, उसे फर्दर हार्म से बचाने के लिए बिना इन्फॉर्म कंसेंट लिए ही आप मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। होपफुली दिस इज क्लियर नाउ। ये आपको ड्यूटी ज्वाइन करने के बाद भी पॉइंट हेल्प करने वाला है। अगर मान लीजिए कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का पेशेंट है, यानी उसकी दुर्घटना सड़क हादसे में हुई है, तो उस पेशेंट के हॉस्पिटल पहुंचने के बाद अगर वो कंसेंट पेपर साइन करने की हालत में नहीं है, अनकॉन्शियस है या बहुत क्रिटिकल हालत में है, तो आप बिना उससे किसी फॉर्मल इन्फॉर्म कंसेंट को साइन करवाए उसे उसकी लाइफ बचाने के लिए मेडिकल ट्रीटमेंट दे सकते हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following is most common risk associated with severe depression? अगर किसी पर्सन को सीवियर डिप्रेशन जैसी कंडीशन हो जाए तो इसका सबसे कॉमन रिस्क कौन सा हो सकता है? फैटिजिबिलिटी, हेल्यूसिनेशन, एजिटेशन, सुसाइडल टेंडेंसीज। देखिएगा, अगर कोई पर्सन डिप्रेशन में है, चिंता में है, स्ट्रेस में है, तो उसके अंदर फैटिजेबिलिटी, हेल्यूसिनेशन, एजिटेशन और सुसाइडल टेंडेंसी, ये सभी फाइंडिंग्स देखने को आपको मिल सकती हैं। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर हमें सबसे ज़्यादा जो कॉज ऑफ कंसर्न हो सकता है, यानी जिस कंडीशन के होने पर हमें चिंता करनी चाहिए, विशेष ध्यान देना चाहिए, वो कंडीशन है सुसाइडल टेंडेंसीज। अगर पर्सन को सीवियरली डिप्रेशन जैसी कोई कंडीशन होती है तो वो सुसाइड करने के बारे में सोचना शुरू कर देता है, कई बार अटेम्प्ट भी करता है। तो ये हमारे लिए सबसे बड़ा कॉज ऑफ कंसर्न होगा। इट इज़ द मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट कंसर्निंग रिस्क एसोसिएटेड विद द सीवियर डिप्रेशन। नेक्स्ट, a 20 years old boy complains of hearing voices and aggressive behavior for last 2 days following a fever. किसी 20 साल के लड़के को 2 दिन से बुखार आ रहा है और इस दौरान वो कहता है कि उसे कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनाई दे रही हैं और उसका बिहेवियर काफ़ी बदल चुका है। अब वो काफ़ी गुस्से में रहता है, अग्रेसिव रहता है। He has been muttering to himself and gesticulating as if he talking to someone. ये बच्चा, ये लड़का खुद से ही कुछ बात करता रहता है, गुनगुनाता रहता है, धीरे धीरे बोलता रहता है और ऐसे पोस्चर्स बनाता है जैसे कि वो किसी पर्सन से बात कर रहा है जबकि उसके आसपास कोई नहीं है। There is no history of any past psychiatric illness. What is likely diagnosis? इस लड़के को पहले किसी भी प्रकार की मानसिक बीमारी नहीं थी। अब
इन फाइंडिंग्स के बिहाफ पर आप बताएं कि इस लड़के को ये फाइंडिंग्स क्यों हो रही हैं, क्या डायग्नोसिस होना चाहिए। एक बार फिर से पूरे सिनेरियो को समझ लीजिए, पूरे केस को समझ लीजिएगा। 20 साल का लड़का है, 2 दिन से उसे बुखार आ रहा है, फीवर आ रहा है, और वो कहता है कि उसे कुछ ऐसी आवाज़ें सुनाई दे रही हैं जो कि वास्तव में किसी और को वहाँ मौजूद होने पर नहीं सुनाई देती। साथ ही साथ उसे बहुत ज़्यादा एग्रेसिव बिहेवियर हो रहा है और वो अपने आप से कुछ बातें करता रहता है, ऐसे पोस्चर बनाता है जैसे कि वो किसी से बात कर रहा है। इस लड़के को पहले किसी भी प्रकार की साइकाइट्रिक इलनेस की हिस्ट्री नहीं है, तो अब उसे कौन सी कंडीशन हो सकती है? क्या ये डिमेंशिया के कारण हो रहा है? क्या एक्यूट साइकोसिस की वजह से है? क्या डेलीरियम की वजह से है? क्या डेल्यूशनल डिसऑर्डर्स की वजह से है? Important question for upcoming AIMS NORCET एग्जाम। यस, अगर आपने ऑप्शन बी को चुना है तो आप बिल्कुल सही हैं। एक्यूट साइकोसिस इज द करेक्ट चॉइस। यहाँ पर इस पर्सन को, इस बच्चे को अचानक से मेजर साइकाइट्रिक कंडीशन साइकोसिस डेवलप हुई है, सो इट इज कॉल्ड एक्यूट साइकोसिस कंडीशन। देखिएगा, ये सब अचानक मानसिक कंडीशंस जो हैं किसी भी पर्सन में मोस्टली इन्फेक्शन, सब्सटेंस एब्यूज़ या फिर कुछ मेडिकल कारणों की वजह से हो सकती हैं। इस वजह से हम इसे एक्यूट साइकोसिस के अंदर क्लासिफाई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट। अगर किसी बच्चे को टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट जैसी कंडीशन हो जाए तो उसमें आपको कौन से फीचर्स देखने को मिलेंगे? ऑप्शन ए एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, ऑप्शन बी पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसिस, ऑप्शन सी वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, ऑप्शन डी एरोटिक स्टेनोसिस। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। इट इज important for upcoming nursing recruitment exams। अगर किसी बच्चे के अंदर एक साथ जन्मजात रूप से यानी जेनेटिकली कंजेनाइटली 4 हार्ट डिफेक्ट्स मौजूद हों तो इसे हम टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट कंडीशन के नाम से जानते हैं। इन 4 हार्ट डिफेक्ट्स की बात की जाए तो सबसे पहला हमारा जो हार्ट डिफेक्ट होता है इसे हम पल्मोनरी स्टेनोसिस के नाम से जानते हैं। पल्मोनरी स्टेनोसिस के नाम से जानते हैं। इसमें जो हमारा पल्मोनरी वाल्व होता है या पल्मोनरी आर्टरी होती है वो बहुत ज़्यादा नैरो हो जाती है। सेकंड जो कंडीशन आती है वो आती है ओवर राइडिंग ऑफ एरोटा। सेकंड है ओवर राइडिंग ऑफ एरोटा। ओवर राइडिंग ऑफ एरोटा कंडीशन में जो हमारी लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल्स की ब्लड वेसल्स हैं इनकी पोजीशन चेंज हो जाती है, सो इट इज़ कॉल्ड द ओवर राइडिंग एरोटा। ऑप्शन थर्ड जो डिफेक्ट आता है उसे हम बोलते हैं वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, जो कि इस कंडीशन में यहाँ बताया गया है। और आखिरी जो आता है वो होता है राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। इसमें हमारे जो हार्ट का राइट वेंट्रिकल है उसका साइज नॉर्मल से ज़्यादा हो जाता है ड्यू टू इंक्रीज वर्कलोड। तो यहाँ पर आप लिख लीजिएगा राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। तो इस तरह से अगर किसी बच्चे में जन्म के साथ ही ये 4 हार्ट डिफेक्ट्स मौजूद हों तो उस बच्चे को हम टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट कंडीशन से सफरिंग बेबी कहेंगे। सबसे पहली कंडीशन क्या थी हमने बताई, पल्मोनरी स्टेनोसिस। सेकंड नंबर पे ओवर राइडिंग ऑफ एरोटा, थर्ड नंबर पर वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट और फोर्थ नंबर पर राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आपके रिवीजन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a 60 years old patient came to the hospital in an emergency with acute gouty arthritis
एन इमीडिएट नर्सिंग इंटरवेंशन वुड बी। 60 साल का एक पेशेंट आपके पास इमरजेंसी में हॉस्पिटल आता है और इस पेशेंट को अक्यूट गाउटी आर्थराइटिस कंडीशन है। इस सिचुएशन में इमीडिएट नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होगा? ऑप्शन ए रिलीव पेन, ऑप्शन बी डेमोन्स्ट्रेट क्रच वॉकिंग, ऑप्शन सी टीच डाइटरी मॉडिफिकेशंस, ऑप्शन डी प्रमोट डायूरेसिस बाय एडमिनिस्ट्रिंग डायूरेटिक्स। देखिएगा, जब भी किसी क्लाइंट को गाउटी अर्थराइटिस जैसी कंडीशन होती है तो उसके अंदर बेसिकली उसके जो जॉइंट्स हैं वो प्रभावित होती है, जॉइंट्स के अंदर इन्फ्लामेशन रहती है और इन्फ्लामेशन के कारण वो उसे बहुत पेन होता है, वो सही तरीके से मूवमेंट नहीं कर पाता। तो इस पेशेंट के हॉस्पिटल में आने पर हमारी जो प्रायोरिटी रहेगी वो रहेगा कि इसके पेन को रिलीव करना। हम जैसे ही हमारे पास गाउटी अर्थराइटिस का पेशेंट आएगा तो सबसे पहले हम इस पेशेंट के अंदर जो सीवियर पेन हो रहा है इसे मैनेज करने की कोशिश रहेगी। यही हमारा इमीडिएट प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्यूबरक्लोसिस इज कॉज्ड बाय। इनमें से ट्यूबरक्लोसिस डिजीज किसके द्वारा होता है? फंगस से, पैरासाइट से, वायरस से या फिर रोड शेप बेसिलाई से? ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी डिजीज, ये डिजीज जो है रोड शेप बेसिलाई के द्वारा होने वाली डिजीज कंडीशन है और इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नाम से जाना जाता है। आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ये रॉड शेप्ड बैक्टीरिया होता है, यानी कि लंबी रॉड की तरह छड़ के समान लंबा बैक्टीरिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द इंटरप्रेटेड कॉम्प्लिकेशन ऑफ पीटीसीए बेस्ड ऑन पेशेंट्स फाइंडिंग। पेशेंट में पीटीसीए प्रोसीजर के बाद कौन सा कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकता है? ऑप्शन ए वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, ऑप्शन बी हाइपर कैल्सीमिया, ऑप्शन सी इंजरी टू कोरोनरी आर्टरी, ऑप्शन डी ब्लीडिंग फ्रॉम इंसर्शन साइट ऑफ द कैथेटर। पीटीसीए का फुल फॉर्म होता है परक्यूटेनियस ट्रांसलुमिनल कोरोनरी एंजियोप्लास्टी। आपने हार्ट पेशेंट्स के अंदर एंजियोप्लास्टी नाम का प्रोसीजर सुना होगा। ये वही चीज़ है, परक्यूटेनियस ट्रांसलुमिनल कोरोनरी एंजियोप्लास्टी। आप इसे बैलून एंजियोप्लास्टी के नाम से भी जानते हैं। इस प्रोसीजर के द्वारा हम किसी भी पेशेंट के अंदर अगर उसकी कोरोनरी आर्टरीज जो कि हार्ट को ब्लड सप्लाई पहुंचाती हैं उनमें रुकावट आ जाए, नैरो हो जाए, तो इस प्रोसेस द्वारा हम उसे वापस से क्लियर कर सकते हैं, रुकावट को हटा सकते हैं, नैरो ब्लड वेसल को वापस वाइडन कर सकते हैं। तो ये प्रोसीजर वहाँ काम में आता है। अब इस प्रोसीजर के अंदर इस प्रोसीजर के बाद में पेशेंट के अंदर वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया जैसी फाइंडिंग नॉर्मली हमें देखने को एज अ कॉम्प्लिकेशन मिल सकती है। अगर किसी क्लाइंट में आपने परक्यूटेनियस ट्रांसलुमिनल कोरोनरी एंजियोप्लास्टी प्रोसीजर किया है तो इस प्रोसीजर के बाद क्लाइंट में वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया जैसा कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकता है। पेशेंट में पीटीसीए प्रोसीजर के दौरान या इस प्रोसीजर के बाद में अचानक से हार्ट तक ब्लड वेसल्स की सप्लाई कम हो सकती है, ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन धीमा हो सकता है।
और उस सिचुएशन के अंदर वेंट्रिकल्स के अंदर टैकिकार्डिया जैसी स्टेट डेवलप हो सकती है, जिससे कि हीमोडायनेमिकली क्लाइंट अनस्टेबल हो सकता है, कार्डियक आउटपुट कम हो सकता है और ब्लड प्रेशर भी कम होने लगता है। ये सभी फाइंडिंग्स अगर आप देखते हैं तो इसका मतलब है क्लाइंट के अंदर वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया जैसी कंडीशन डेवलप हो रही है, हमें तुरंत इसे मैनेज करना चाहिए। नेक्स्ट, डिसओरिएंटेशन अकर्स इन, इनमें से किस डिजीज में डिसओरिएंटेशन कंडीशन देखने को मिलती है? ऑप्शन ए सीजोफ्रेनिया, ऑप्शन बी ऑर्गेनिक ब्रेन सिंड्रोम, ऑप्शन सी डिप्रेशन, ऑप्शन डी मैनिया। डिसओरिएंटेशन का मतलब होता है कि अगर कोई व्यक्ति अपने आसपास की चीज़ों को सही तरीके से नहीं पहचान पाए तो ये कंडीशन डिसओरिएंटेशन है। इसमें टाइम, प्लेस और पर्सन, तीन चीज़ों को चेक किया जाता है। पेशेंट या पर्सन से पूछा जाता है कि अभी कौन सा समय चल रहा है, पेशेंट से पूछा जाता है कि आप कौन हैं, या डॉक्टर पूछता है कि मैं कौन हूँ। हॉस्पिटल में पेशेंट बैठा है, उससे पूछा जाता है कि आप किस जगह पर हैं। अगर पेशेंट दिन को शाम कहे या फिर हॉस्पिटल को कोई शॉपिंग मॉल कहे या फिर किसी का घर कहे, तो ये सब चीज़ें बताती हैं कि उसे अपनी एक्चुअल सराउंडिंग चीज़ों के बारे में सही जानकारी नहीं है। और ऐसे अटपटे जवाब पेशेंट से अगर मिलने लगे तो हम ये मान के चलते हैं कि पेशेंट में डिसओरिएंटेशन कंडीशन हो गई है। टाइम, प्लेस और पर्सन को यदि कोई सही पहचान नहीं पाता, बता नहीं पाता, तो ये कंडीशन डिसओरिएंटेशन के नाम से जानी जाती है। और ये मोस्टली जो है ऑर्गेनिक ब्रेन सिंड्रोम जो डिजीज़ होता है उसमें देखने को मिलती है। ऑर्गेनिक ब्रेन सिंड्रोम से सफरिंग पेशेंट्स के अंदर डिसओरिएंटेशन कंडीशन देखने को मिलती है, जिसमें पेशेंट टाइम, प्लेस और पर्सन के लिए ओरिएंट नहीं होता। यहाँ पर ऑर्गेनिक ब्रेन सिंड्रोम के अंदर उन सभी डिजीज कंडीशन को आप इंक्लूड कर सकते हैं जिसमें ब्रेन से रिलेटेड स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम डेवलप होती हैं। इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो डिमेंशिया, डेलीरियम और अदर कॉग्निटिव डिसऑर्डर्स को हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following is a genetic disorder that affect the lungs and digestive system and can cause poor growth and frequent lung infections in the newborn? इन चारों में से उस ऑप्शन को सेलेक्ट करें जो कि एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसकी वजह से बच्चे के लंग्स और डाइजेस्टिव सिस्टम मुख्य रूप से प्रभावित होते हैं। इससे बच्चे की ग्रोथ भी धीमी होती है और बच्चे में बार बार लंग्स के इन्फेक्शन होते रहते हैं। क्या ये डाउन सिंड्रोम है, tay सैचेस डिजीज है, सिस्टिक फाइब्रोसिस है, फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम है? The correct answer of this question is option C, cystic fibrosis. सिस्टिक फाइब्रोसिस एक जेनेटिक डिजीज़ है जिसमें हमारी बॉडी के अंदर बहुत ही ज़्यादा स्टिकी म्यूकस प्रोडक्शन होता है। यानी हमारी बॉडी के अंदर जो म्यूकस बिल्कुल पानी की तरह पतला होना चाहिए था वो बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है और इस गाढ़े म्यूकस के सिक्रीशंस के कारण से हमारी बॉडी में जो स्मॉल ब्लड वेसल्स हैं या जो स्मॉल गट हैं वो एरिया ऑब्स्ट्रक्ट होने लगते हैं और इससे हमारी बॉडी के फंक्शंस प्रभावित होते हैं। हमारे लंग्स के अंदर लगातार इस स्टिकी म्यूकस के रुके रहने की वजह से यहाँ पर बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए फेवरेबल कंडीशंस बन जाती हैं और इसी वजह से लगातार यहाँ पर लंग्स के इन्फेक्शंस होते रहते हैं। और अगर आप इस चीज़ को प्रॉपरली हैंडल ना कर पाएँ तो जो हमारा एयरवे है वो एक्सेसिव म्यूकस सिक्रेशन की वजह से ऑब्स्ट्रक्ट हो सकता है और इसके कारण बच्चे की डेथ तक हो सकती है। तो सिस्टिक फाइब्रोसिस वह जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें हमारे शरीर के अंदर एक्सेसिव म्यूकस का प्रोडक्शन होता है और ये म्यूकस जो है एक्सेसिवली थिक होता है
जिससे हमारी बॉडी की फंक्शनिंग अफेक्ट होती है, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम अफेक्ट होता है और बच्चे की इवन डेथ तक हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a patient was diagnosed as a case of pulmonary tuberculosis. He was started on anti-tuberculosis therapy. He complains of red colored urine. What should you do? किसी पेशेंट को टीबी डिजीज आइडेंटिफाई होता है और ट्रीटमेंट के लिए हम एंटी ट्यूबरक्यूलोसिस थेरेपी देते हैं, एंटी ट्यूबरक्यूलर ड्रग्स देते हैं। अब इस पेशेंट में अचानक रेड कलर का यूरिन आने लगता है, तो हम इन चारों ऑप्शंस में से कौन सी फाइंडिंग यूज़ करेंगे? ऑप्शन ए, सेंड यूरिन फॉर रूटीन एग्जामिनेशन। हम इस क्लाइंट के यूरिन सैंपल को लेकर रूटीन एग्जामिनेशन के लिए भेज देंगे। ऑप्शन बी, यूरिन कल्चर सेंसिटिविटी टेस्ट करवाएंगे। ऑप्शन सी, सर्जिकल ओपिनियन लेंगे। ऑप्शन डी, काउंसलिंग ऑफ द पेशेंट करवाएंगे। देखिएगा, जब किसी पेशेंट को एंटी ट्यूबरक्यूलोसिस थेरेपी चलती है, टीबी का ट्रीटमेंट चलता है, तो इस ट्रीटमेंट के अंदर रिफेम्पसिन नाम की एंटीबायोटिक मेडिसिन इस्तेमाल की जाती है और इस मेडिसिन के लेने पर क्लाइंट का जो यूरिन है वो रेड या ऑरेंज कलर का हो सकता है। लेकिन फिर भी हम इस पेशेंट को बुलाकर उसके साइन एंड सिम्टम्स के बारे में पूछेंगे, उसे और कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है इस बारे में उससे पूछेंगे। यानी कि हमारा जो पहला स्टेप रहेगा वो यहाँ पर रहेगा कि हम पेशेंट को बुलाकर उसके एग्जैक्ट सिम्टम्स और एग्जैक्ट यूरिन की अपीयरेंस के बारे में पूछेंगे, डाटा कलेक्ट करेंगे, कुल मिला के क्लाइंट की काउंसलिंग की जाएगी। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following cancer is not associated with beta human chorionic gonadotropin? इनमें से कौन सा कैंसर बीटा एचसीजी से संबंधित नहीं है, ये आपको बताना है। नॉट वर्ड पर गौर करते हुए अपने आंसर को सेलेक्ट करें। ऑप्शन ए, कोरियो कार्सिनोमा। ऑप्शन बी, गैस्टेशनल ट्रोपोब्लास्टिक ट्यूमर्स। ऑप्शन सी, प्रोस्टेट कार्सिनोमा। ऑप्शन डी, हाइडेटिडिफॉर्म मोल। आपने ओबीजी सब्जेक्ट के में एचसीजी हार्मोन के बारे में बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ा होगा, क्योंकि प्रेगनेंसी को अर्ली स्टेज में डिटेक्ट करने के लिए जो यूरिन टेस्ट करवाया जाता है उसमें हम किसी एचसीजी हार्मोन की प्रेजेंस को आइडेंटिफाई करके प्रेगनेंसी है या नहीं इस चीज़ को पता करते हैं। अगर कैंसर्स की बात की जाए तो बीटा एचसीजी हार्मोन प्रोस्टेट कैंसर से संबंधित नहीं है। बीटा एचसीजी हार्मोन कोरियोकार्सिनोमा, गैस्टेशनल ट्रोपोब्लास्टिक ट्यूमर्स, हाइडेटिडिफॉर्म मोल, इन सभी के अंदर देखने को मिलता है, इनसे संबंधित है, जबकि प्रोस्टेट कैंसर से ये संबंधित नहीं है। आइए अब बात कर लेते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट कैंसर मार्कर्स की, जो कि आपको डिफरेंट कैंसर्स के अंदर देखने को मिलेंगे और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सभी इम्पॉर्टेंट भी हैं। आप चाहें तो अपने रिवीजन के लिए इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सबसे पहले है VMA, ये फियोक्रोमोसाइटोमा से संबंधित है। PSA, ये प्रोस्टेट कैंसर से संबंधित है। CA-125, ये ओवेरियन कैंसर में डायग्नोसिस हेतु मदद करता है। फिर आता है कैंसर 27-29, ये ब्रेस्ट कैंसर से संबंधित है। फिर आता है CA-15-3, ये ब्रेस्ट कैंसर से संबंधित है। फिर फिर आता है CA-19-9,
ये पैंक्रियाटिक कैंसर से संबंधित है, इसे आइडेंटिफाई करने में, डायग्नोस करने में मदद करता है। फिर आता है CEA, ये कोलोन कैंसर से संबंधित है। फिर आता है कैल्सिटोनिन, ये थायराइड कैंसर से संबंधित है। और फिर आता है TFF, ये लंग कैंसर से संबंधित है। सो एवरीवन, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने एम्स नॉर्सेट एग्जाम के लिए कुछ इम्पोर्टेंट MCQs को डिस्कस किया। होपफुली आपको आज की ये क्लास, आज का ये कंटेंट अच्छा लगा होगा। क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा और इसी तरह के रेगुलर वीडियोस देखने के लिए फॉर नर्सेस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको यहाँ अपलोड होने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू सो मच वंस अगेन। बेस्ट ऑफ लक।